नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीवानगी की हद तक कहानी का एपिसोड 8 देखेंगे। इससे पहले 7 एपिसोड अपने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आपको अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। पिछले एपिसोड में जो राहत होती है वो मॉल में होती है, शॉपिंग के लिए उसे वंश ले जाता है। वहीं पर एक लड़का जो राहत है उसको तो बुरी नज़र से देखता है, उसका वीडियो बनाता है, या जो वंश है उसको देख लेता है, वह उसको वहीं पर उसका मर्डर कर देता है। ये सनसनी फैल जाती है और इसी बीच उसकी मुलाकात उसके भाई इवेल से होती है। एपिसोड चाहिए तो आप हमारे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। आज हम एपिसोड 8 को सुनाएंगे। मर्डर हो जाने के बाद जो वंश होता है वो राहत को वहाँ से ले आता है, गाड़ी पर बैठाता है, और गाड़ी से जैसे ही कैंडी उतर जाती है तो वह उसको इस तरह से देखता है और अजीब सी मुस्कुराहट में, कैंडी कैंडी मेरी इनोसेंट कैंडी, सच में लगता है तुम्हें नाइट के कैग में आने से खुद को रोक नहीं पाओगे। चलो तुम्हारे लिए लेट्स प्ले विद फायर से आग में किसी को तो शांत होना पड़ेगा। ऐसा पागलों की तरह हंसने लगता है। यह सुनकर के उसे बहुत बुरा लगता है। उसका साउंड इतना क्रेपी था कि अगर राहत वहाँ पर होती तो वो बेहोश हो जाती। वही वंश तो वहाँ से चला गया, पर आगे क्या होता है वह राहत के साथ। यह आग का खेल है, अब इसमें कौन जलेगा और कौन खेलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वंश के जाने के बाद राहत जो अपनी डरी सहमी आंखों से उसे जाते हुए देख रही थी, वह अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेकर, कुछ भी करके मुझे इस मुसीबत से निकलना पड़ेगा, नहीं तो राहत तू जिस काम के लिए आई है वह तो तेरा होगा ही नहीं। इसे देख कर लग रहा है कि बहुत अमीर है पर पावरफुल भी है। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आज यहाँ से निकलने का सोच। हे भगवान जी, कहाँ पर हो, जहाँ भी होगे मेरी मदद करो और मिस्टर क्रैपी से मेरा छुटकारा करवा दो। आपको पक्का 21 मोदक खिलाऊंगी, कहते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रे करती है। पर उसे क्या पता था कि अब तो यह मुसीबत उसका पीछा ही नहीं छोड़ने वाली। कहते हुए राहत अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। वही महेश्वरी विला। केविन अपने कमरे में बैठा हुआ इस समय अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तभी वहाँ पर संयम, जो केविन का बड़ा भाई है, जिसकी उम्र करीब 27 है, देखने में वह बहुत कम नहीं है। उसकी आंखें हनी ब्राउन हैं, उसमें एक अलग सा नशा और एक अलग सा मासूमियत दिख रहा है। उसके चेहरे पर एक शांत एक्सप्रेशन है। उसके चेहरे को देखकर ही समझ में आ सकता है कि वह बेहद शांत और गंभीर इंसान है। संयम केविन वैसे परेशान देखकर उसके पास आकर, केविन क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो, सब ठीक तो है? केविन संयम की आवाज़ सुनकर तो उसकी तरफ देखकर उसे गले लगा लेता है। कुछ नहीं भाई, आज मॉल गया था, वहाँ मुझे वंश मिला। उसने एक बार भी मुझसे ढंग से बात नहीं की और ना ही ऐसा लग रहा था कि हम दोनों सच में सगे भाई हैं। बेहद बदल चुका है वो। ऊपर से पता नहीं, उसकी आंखें देखकर तो मुझे डर लग रहा था। छोटे हमसे छोटा है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हमसे बड़ा है। संयम केविन की बात पर मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ जाता है। वह काफ़ी टेबल पर अपने दोनों पैरों को रखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस के साथ, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि वह तुमसे छोटा है? पर उसने सबसे हमसे ज़्यादा देखा है। जो चीज़ हमें नहीं पता है वह सारी चीज़ें उसे पता है, और इसी वजह से वह यहाँ आया है। केविन संयम के साइड में बैठकर, ना समझे मतलब भाई, हमें क्या नहीं पता है जो उसे पता है? संयम अपनी आंखें खोलकर कुछ सोचते हुए, तूने कभी एक बार नोटिस किया था, छोटा कभी भी पापा के सामने नहीं आता है, यहाँ तक कि उसके बिजनेस को भी ठुकरा दिया है। जहाँ तक मुझे पता है पूरे 5 साल जेल में रहा है, और मैंने जेल की इन्फॉर्मेशन भी निकाली थी, उसमें कुछ भी नहीं दिखा। 5 साल में वहाँ था ही नहीं। पर एक बात अलग थी जो मुझे हैरान कर रही थी। केविन हैरानी भरी आवाज़ में, भाई आपको कौन सी बात हैरान करने लगी? ऐसा क्या हुआ 5 सालों में जेल में? संयम सोचते हुए,
200 से ज़्यादा लोग मारे गए और पता भी नहीं है कि किसने मारा है। और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखें निकाली गई हैं। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर से लेकर के किसी को भी नहीं पता है कि इन 200 लोगों को किसने मारा है। क्या 200 लोग सच में भाई की हर आंखें निकालना? मतलब आप जो बता रहे हो ना, या मुझे कहीं ना कहीं नाइट की याद दिला देता है। आपको पता है ना, वह भी ऐसा ही था। तो फिर छोटा वहाँ पर कैसे रह पाया? कहते कहते केविन पूरी तरह हैरान और परेशान हो चुका था। संयम अपना सर ना हिलाते हुए, यह मुझे खुद भी नहीं पता है। पर तुम्हें पता है, नाइट अभी तक जितने भी लोगों की आंखें निकाली हैं, वह सारी रैपिस्ट ही थे। अभी तक तो किसी मासूम की आंख नहीं निकाली, पर जितने भी लोगों की आंखें निकाली हैं उसमें 90% ब्लू आइज़ थी। केविन अपना मुंह खोले, मतलब क्या नाइट अच्छा इंसान है जो सिर्फ क्रिमिनल या रेपिस्ट की ही आंखें निकाल सकता है? संयम अपना सर ना में हिलाते हुए, नहीं, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि उसके कनेक्शन बहुत अलग हैं। उसके काम करने का तरीका भी अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कभी भी पढ़ता हूँ तो हमें अभी पॉलिटिक्स में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि मिनिस्टर अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी आंखें मिलती हैं और तभी सभी को यही लगता है कि जितनी भी नीली आंखें, वह नीली आंखों को निकाल सकता है। अब यह कितना सच है कितना गलत है, यह तो नाइट को ही पता होगा। केविन संयम की बात पर कुछ सोचते हुए, क्या हम उसे पकड़ नहीं सकते? मतलब आपके पास इतनी तो पावर है कि आप उसे पकड़ सकते हो। फिर संयम अपनी गर्दन ना में हिलाकर, जरूर नहीं कि पॉलिटिक्स हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास पूरी पावर है। मेरी गवर्नमेंट का पर पावर है तो उसकी पूरी दुनिया पर पावर है। तुम ही सोचो कि उसे कितने लोग ढूंढ रहे हैं, इंडिया में नहीं बल्कि मैक्सिको, रसिया, जापान, बहुत सारी कंट्री उसमें मिलना चाहती हैं, उसे कैद करना चाहती हैं। पर पकड़ना तो दूर की बात है, उसे कभी किसी ने देखा ही नहीं। जिसने भी देखा है उसका आखिरी पल होता है। केविन अपने दोनों हाथ ऊपर करके गहरी सांस लेकर, पता नहीं आखिर वह कौन होगा जिसके पास इतनी पावर है। समय कुछ सोचते हुए, तूने छोटे से बात कर ली? वह कल आने वाला है पापा की शादी में। केविन अपना सर ना में हिलाकर, नहीं, उससे कुछ बात ही नहीं हुई। वह किसी लड़की के साथ आया था जिसकी वजह से वह जल्दी में वहाँ से चला गया। लड़की का नाम सुनकर संयम, क्या उसकी गर्लफ्रेंड भी है? केविन अपने कंधे को उचकाते हुए, पता नहीं, पर लग तो रहा था उसकी गर्लफ्रेंड है। मुझे तो उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मेरे डरावने भाई के साथ जो रह रही है। मुझे सलूट करने का मन कर रहा था, पर आखिर में मेरे भाई के साथ कैसे रह सकती है? संयम अपनी आंखें छोटी करते, केविन ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, वह हमारा छोटा भाई है। तो फिर भी भाई वो कैसा ही हो, आप तो जानते हो, क्योंकि उससे हर कोई डरता है। और पापा तो उससे इतनी नफरत करते हैं कि छोड़ दो। वैसे आपको नहीं लगता पापा की शादी अब बहुत तो हो चुकी है? मतलब 7, आप सोचो, इतनी शादी हो गई हैं, पर जिससे भी हो शादी कर सकते हैं उसके साथ क्या कर रहा है या किसी को नहीं पता है, यहाँ तक कि हम दोनों भी नहीं जानते। कहते हुए सवाल भरा नज़रों में बहुत संयम की तरफ देखने लगता है। संयम केविन की बात पर कोई जवाब नहीं देता है, वह कुछ सोचकर वहाँ से चला जाता है। वही केविन अपने बेड पर बैठकर अपने मोबाइल को ऑन कर देता है और कुछ टाइप करने लगता है। कुछ ही देर के बाद उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वही राहत के अपार्टमेंट की बात अब चलेगी। राहत अपार्टमेंट में आ चुकी है। वह जल्दी से खाना बनाने में लग जाती है, क्योंकि 8 बजने से पहले तो उसे खाना बनाना रेडी करना है, नहीं तो उसे पता नहीं खाना अगर रेडी नहीं हुआ तो उसके साथ क्या होगा। इस वजह से वह जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। करीब 2 घंटे के बाद पूरा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखकर खुद फ्रेश होने के लिए चली जाती है। बस रूम में आकर खुद को फ्रेश कर रही होती है कि वॉशरूम से जब वह बाहर आती हो तो उसे सिर्फ अपनी बॉडी पर वाइट कलर का टॉवेल लपेटा हुआ है। वह अपना सर नीचे झुका है, अपने बालों को पोंछते हुए आ रही है। इस पर
इस बात से अनजान कि कोई उसकी गहरी आंखों से उसे देख रहा है। जब राहत को अपने ऊपर किसी की आंखों की तपिश महसूस होती है तो वह अपनी पलकें ऊपर कर लेती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते चिल्लाती है, तुम मेरे कमरे में? सामने और कोई नहीं, वंश था, जो राहत के कमरे में बैठकर बुक को पढ़ रहा था। मुझे ऐसे ही राहत की फ्रेज और स्मेल करता है तो अपना सर ऊपर करके राहत को अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है। वही वंश के ऐसे देखने से राहत पूरी तरह से अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वंश उसके पूरे शरीर को जैसे अपनी आंखों में समा रहा है, पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा है। बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। वह बिना देर किए वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वंश उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे राहत सीधा वंश के ऊपर जा गिरती है। वही वंश जब भी महसूस करती है राहत जब भी महसूस करती है कि वंश ने उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आया हो तो उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वह सिर्फ अब टॉवल में थी और ऊपर वंश, जिससे वह वंश की बॉडी में से आती हुई स्ट्रॉन्ग फ्रीज के स्मेल करने लगती है, जिससे उसके चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वह सांसें भरने लगती है। वह अपना चेहरा पूरी तरह से शर्म के मारे नीचे कर ले। तभी वंश अपने अंगूठे से राहत के लोअर लिप्स को सहलाते हुए, कैंडी योर लिप्स सो टेस्टी कहते हुए वंश राहत के लिप्स पर अपने लिप्स रखने ही वाला था कि तभी राहत अपना चेहरा दूसरी तरफ करके उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रख देती है। इस समय उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। राहत गुस्से में चिल्लाते हुए, "What the funk are you doing here? Leave now!" वंश राहत के ओंठों पर अंगुली रखकर अपनी ठंडी आवाज में, "चुप कैंडी, डोंट क्राई, योर लिमिट।" वंश की आवाज़ सुनकर आहट एक पल के लिए राहत, "तुम कहाँ पढ़ती हो?" पर फिर भी वह अपनी शिक्षण को समझकर खुद को आज़ाद करते हुए, "तुम आखिर करना क्या चाहते हो मेरे साथ? मुझे छोड़ दो।" वंश राहत के नाजुक ओठों को देखकर अपनी गर्दन टेढ़ी करके, "आई विल devour their fucking lips till you strong by your breath." वंश की बात सुनकर राहत गुस्से भरी आवाज में, "आर यू फकिंग मैड? फक योर मिस्टर वंश।" वंश राहत की बात पर अपने कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़कर डोमिनेटिंग वॉइस में, "यू विश कैंडी।" वंश डोमेस्टिक आवाज़ सुनकर राहत को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। न जाने क्यों उसके दिल में कुछ तो अजीब सा होने लगता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। वह अपनी आंखों में आंसू लिए मासूमियत से, "हु आर यू?" वंश राहत की आंखों में अपने टंग से लिंक करते हुए अपनी गहरी आवाज़ में, "आई एम योर डेस्टिनी कैंडी" कहते हुए वंश राहत के लोअर लिप को अपने तीत में लेकर हल्का सा दबाकर उसे दूर हो जाता है। वह दरवाजे की तरफ आकर रुक जाता है। वंश बिना राहत को की तरफ देखे अपनी शांत आवाज़ में, "यू हैव 10 मिनट्स" कहते हुए वंश वहाँ से चला जाता है। वही राहत अपनी नीली आंखों में आंसू लिए यह सीकिंग को देखने लगती है। उसके दिमाग में सिर्फ वंश की बातें चल रही थी। "आई एम योर डेस्टिनी कैंडी" यह उसका दिमाग में आता है। वह अपने कानों पर दोनों हाथ रख देती है। राहत चिल्लाते हुए खुद से, "नो, नेवर नेवर माई डेस्टिनी वंश, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मेरी ज़िंदगी का कुछ और ही मकसद है। मैं किसी और को अपनी डेस्टिनी नहीं बना सकती। मुझे कुछ भी करके वंश से दूरियां बनानी होंगी, कहीं देर ना हो जाए।" कहते कहते राहत की नीली आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह कुछ यादों में चली जाती है, जिन्हें याद करके वह गहरी सांस लेकर अपने कपड़े पहनने लगती है और वहाँ से चली जाती है। करीब 9 मिनट के बाद वह बाहर आ जाती है। वंश जो हाल में एक के ऊपर दूसरा पैर रख के सोफे पर बैठा हुआ था, वह अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। वह बिना राहत की तरफ देखकर, "परफेक्ट टाइम। मुझे वह लोग पसंद है जो वक्त की कीमत करते हैं, नहीं तो वक्त को जो ठुकराता है कैंडी।"
कहते हुए वंश सोफे से खड़ा होकर डाइनिंग टेबल की ओर चला जाता है। वही राहत भी अपना सर झुका लेती है, डाइनिंग टेबल की ओर आ जाती है। वह चेयर पर बैठकर शांति से खाना खाने लग जाती है। दोनों ही शांत थे। तभी वंश शांति को तोड़ते हुए अपनी गहरी आवाज में बिना राहत को देखकर, कैंडी, कल रेडी रहना, हमें कहीं पर जाना है, और हाँ, तुम्हें जो लहंगा दिया है उसे ही पहनना। राहत जो खाना खा रही है वह वंश की बातों को सुनकर रुक जाती है। वह हैरानी से उसकी तरफ देखकर, मतलब कहाँ जाना है मुझे? कल बिल्कुल भी वक्त नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना है। वंश अपनी गर्दन टेढ़ी करके ठंडी आवाज में, बता कौन रहा है? दिस इज माई ऑर्डर कैंडी, यू डोंट हैव चॉइस। राहत वंश की तरफ देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, व्हाट रविश, मैं शांत हूँ। इस पर मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनती रहूँगी और तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। मेरी भी एक लाइफ है जिससे मुझे जीना है। वंश राहत के लाल हुए चेहरे को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को पकड़े हुए चम्मच को गोल गोल घुमाकर, क्या सच में तुम मुझे ना करने की हिम्मत रखती हो? राहत वंश कैसी अजीब बातें सुनकर एक पल के लिए शांत हो जाती है, पर दूसरे ही पल अपना सर हाँ में हिलाकर, यस आई हैव अ चॉइस, इट इज़ माई लाइफ, और जहाँ तक मुझे पता है तो मैं किसी और के लिए मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने दे सकती। वंश पागलों की तरह हंसते हुए, तुम्हारी लाइफ चॉइस, ओह रियली, ऐसा कहता है। वंश की अजीब बातें सुनकर राहत न समझी में, गेम, बस अपने सर हाँ में हिलाकर, यस गेम, व्हाट डिफरेंट? राहत न समझी में, डिफरेंट? वंश अपने हाथों में पानी के गिलास को लिए, इस गेम में नो रूल, नो रिएक्शन, नथिंग, तुम जैसे चाहो वैसे खेल सकती हो। वंश की बातें राहत को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, पर उससे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कुछ सही नहीं है। उसका सिक्स सेंस कह रहा था कि वह वंश की बात नहीं मानेगी। इसी वजह से राहत अपना सर ना में हिलाते हुए, मुझे कोई भी खेलने में दिलचस्पी नहीं है। वंश राहत के चेहरे को देखकर, उसके एक्सप्रेशन को देखकर वो मुस्कुराते हुए, सोच लो कैंडी, अगर तुम जीत गई तो मुझसे पीछा छुड़वा सकती हो, और ना ही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगा। तुम एक फ्री बर्ड्स की तरह आसमान में घूम सकती है। नाउ चॉइसेस। राहत गौर से वंश की बातों को सुन रही थी। वह अपने मन में आखिर ऐसा कौन सा एक गेम खेलना चाहता है? देखती हूँ, अगर अच्छा लगा तो खेलेंगे, नहीं तो दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर यह गेम सच में जीत गई तो पूरी ज़िंदगी आज़ादी से जी पाऊंगी, और इस पागल से तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही राहत अपने मन में सोचती रही। तब तक उसके कानों में वंश की ठंडी आवाज़ सुनाई दी, टाइम अप, कैंडी, आंसर मी, यू यस और नो। वंश की आवाज़ सुनकर राहत अपने सेंस में आकर के वह कुछ सोचते हुए, पहले मैं गेम के बारे में जानना चाहती हूँ, फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे ऐसे खेलना है कि नहीं। वंश राहत की बात पर मुस्करा देता है। वह अपना सर हाँ में हिलाते हुए, नॉट श्योर, गेम ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस मैंने जो तुम्हें लहंगा दिया है, अगर तुम उसे कल 10 बजे तक पहनकर मेरे अपार्टमेंट के सामने खड़ी हो गई तो पूरी ज़िंदगी तो मेरी कैग में रहोगी, और ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। वंश अजीब सी बात सुनकर राहत हैरानी भरी आवाज़ में, यह कौन सा गेम है? मतलब क्या है कि 10 बजे तुम्हारे लिए लहंगे को पहनकर तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने खड़ी हो जाऊंगी? या तो इम्पॉसिबल है, मैं आना ही नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं जाऊंगी। सच में तुम हार जाओगी, इससे अच्छा यह गेम छोड़ दो। वंश राहत की बात पर मुस्करा देता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर, सोच लो कैंडी, मैं जीतता हूँ 10 बजे। वैसे वाइट वाले लहंगे पर तुम बहुत अच्छी लगोगी, गोल्डन वाले उससे ज़रूरी नहीं है, खूबसूरत लगोगी। इतना कहकर वंश वहाँ से चला जाता है।
वही राहत अपनी वहीं बैठकर खुद से, आखिर इसका कहने का मतलब क्या है? 10 बजे तैयार होकर अपार्टमेंट के सामने खड़ी हो जाऊंगी। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? वैसे भी शाम को मुझे बाहर जाना है, तो इस बेवकूफ़ के चक्कर में पूरा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। वैसे भी इसमें गेम सही रखा है, जाऊंगी तो जाऊंगी, नहीं तो मैं जीत जाऊंगी, और जाऊंगी नहीं तो पूरी ज़िंदगी इस पागल से छुटकारा मिल ही नहीं पाएगा। ऐसा बोलती है आप अपने सच में मन ग्रेट हो। अच्छा कि इस पागल के दिमाग में ऐसे पागल वाले गेम आने लगे हैं। मुझे पता था आप तो मेरी अपनी राहत का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। तुम ग्रेट हो। कहते हुए राहत अपना डिनर कंप्लीट करके बर्तन धोकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में आकर वह गहरी सांस लेती है, क्योंकि पूरे कमरे में वंश की फ्रेशनेस की स्मेल करती है। वह ना होता है तो राहत को उसके होने का एहसास नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वह उसे अपनी सिल्वर आइज से घूरी जा रहा है। चारों तरफ देखती वह चारों तरफ उसे कुछ नहीं दिखता है, और खुद से सर मारकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है और लाइट बंद कर देती है। बेड पर सो जाती है। वही दूसरी तरफ वंश के अपार्टमेंट में वह अपने बेड पर बैठा अपनी गोद में लैपटॉप लिए, हाथों में ड्रिंक ग्लास लिए, गोल गोल घुमाते हुए लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा है। इस समय उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। वह स्क्रीन को देखते देखते ड्रिंक कर रहा था, पर साथ ही साथ उसका हाथ स्क्रीन पर घूम भी रहा था। वंश स्क्रीन को जूम करके स्क्रीन पर अपना हाथ फिराकर एक अजीब मुस्कुराहट लिए, कैंडी, तुम कैसे सोच सकती हो कि अगर खेल मैंने रखा है, जीतूंगा तो मैं ही। बहुत अंडरस्टैंडिंग किया तुमने। अब तुम्हें पता चलेगा ब्लैक नाइट की रियल पावर के बारे में। कहते हुए वंश एक ही झटके में ड्रिंक के गिलास को ख़त्म कर देता है। लैपटॉप को वैसे ही टेबल पर रख कर बेड पर लेट जाता है। वह लैपटॉप स्क्रीन को जूम करके राहत के चेहरे को देख रहा था, जो बेहद मासूमियत से सो रही है। उसे देखकर वंश अपनी आंखें सिर्फ राहत की बंद हुई आंखों को देखता है। वंश राहत की बनी हुई आंखों को देखकर बुरा सा मुंह बनाकर, तुम तो सुकून से सो रही हो, तो मुझे अपनी आदत बना कर, या तो बहुत गलत बात है ना। अब मैं सोऊंगा कैसे? पर चलो, आज नहीं सो पाऊंगा तो कल तो मैं तुम्हारी बाहों में जकड़ कर सो जाऊंगा, क्योंकि कल के बाद तुम। कहते हुए वंश राहत को सोते हुए चेहरे को देख रहा था। कुछ देर के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर उसके कानों में राहत की सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के साथ वह सब कुछ देख रहा था। वही सुबह का वक्त राहत के अपार्टमेंट की बात है। जब राहत अपनी आंखें खोलती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बेड पर बैठकर अंगड़ाई लेते हुए सामने वाली घड़ी की तरफ देखती है तो वहां पर 9 बजे होते हैं। वह घड़ी को देखकर वंश की बातों के बारे में सोचते हुए मुस्कुराकर, सच में यह इंसान पागल है क्या? कहा था 10 बजे मैं उसके अपार्टमेंट के सामने खड़ी हो जाऊं। वहाँ 9 बज चुके हैं। 1 घंटे के बाद सब क्या होने वाला है जो मैं अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ी हो जाऊंगी। सच में इंसान पागल है और मुझे भी पागल बना देगा। कहते हुए राहत वंश वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश होकर जैसे ही वह फ्रेश होकर आती है तो देखती है कि उसका मोबाइल बज रहा है। खुद से, इतनी सुबह कौन मुझे कॉल कर रहा है? कहते हुए कॉल उठा लेती है, पर जैसे ही सामने वाली की बात सुनती है उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। वह वहीं फर्श पर बैठकर अपने सामने घड़ी की तरफ देखती है, फिर बिना देर किए वह दूसरी तरफ चली जाती है। वही वंश जो अपने कमरे में तैयार हो रहा है, इस समय अपने ब्लैक जीन्स विद वाइट शर्ट पहना हुआ था। उसकी गर्दन पर जो टैटू था वह साफ साफ दिख रहा था। साथ ही साथ उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, जिसकी स्ट्रॉन्ग एंड मसल्स चेस्ट हल्के हल्के दिख रहे थे। कुल मिलाकर बेहद हैंडसम दिख रहा था। वह अपनी घड़ी पहनते हुए उसमें टाइम देखकर 10 बजने के लिए 1 मिनट अभी बाकी है, इतना कहकर वह अपनी घड़ी को देखने लगता है। जैसे ही 10 बजे वैसे ही दरवाजे पर बेल होने लगी। चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपने मोबाइल और वॉलेट के साथ कार की चाबी लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है।
जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो सामने राहत वाइट कलर के लहंगे और तान में गोल्डन कलर के झुमके पहने उसके सामने खड़ी थी, जो बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। वही वंश रात को ऊपर से नीचे देखकर नॉट बैड, मुझे पता था मेरी चॉइस हमेशा ही सबसे अलग और यूनिक रहती है। वंश जो राहत की खूबसूरती में भी अपनी तारीफ कर रहा था और उसकी बकवास सुनकर राहत गहरी सांस लेकर, अब मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अब, वंश राहत की बात को बीच में काटकर अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद करके उसके हाथों में अपना हाथ डाले उसे अपने साथ लिफ्ट की ओर ले जाते हुए, डोंट वरी कैंडी, ट्रस्ट मी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। यह सुनते ही राहत अपनी आंखें छोटी करके, ओह रियली वंश, तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुम बुरे से भी बुरे हो। वंश लिफ्ट के अंदर आकर राहत को अपने नज़दीक करके उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके पैर को सहलाते हुए उसके चेहरे के बेहद नज़दीक आकर, आई डोंट नो बट मेरी कैंडी अगर कह रही है तो शायद ये सच भी हो सकता है, कहकर वंश जैसे ही राहत के नज़दीक जाने वाला था वैसे ही राहत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ऐसा करने से वंश राहत के ईयर को अपनी टीथ में लेकर उसे हल्का दबा देता है और उससे थोड़ा दूर हो जाता है, पर उसका हाथ उसकी गोरी कमर पर मौजूद था जिसे वह सहला रहा था। देखते देखते वह नीचे आ जाता है। राहत एक नज़र उसकी कार को देखती है, फिर गहरी सांस लेकर कार में बैठ जाती है। राहत सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करने लगती है, जो उससे लगता नहीं है तो वंश सीट बेल्ट लगा नहीं सकता, जिससे राहत एक गहरी सांस लेकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। जब वंश राहत से दूर होता है तो राहत वॉइस में, अब बताओ भी मुझे तुम कहाँ ले जाने वाले हो। अब तुमने लहंगा तो पहन दिया, तो मंदिर में जाकर शादी करने का तो प्लान नहीं है ना तुम्हारा। अगर ऐसा है तो ड्रॉप कर दो। वंश राहत की बकवास सुनकर एक गहरी सांस लेकर उसके मुंह पर हाथ रखकर अपने होंठों पर एक उंगली रखकर अपनी गहरी आंखों से उसकी नीली आंखों में देखकर, ओह कैंडी कितना बोलती हो, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, इसके बारे में सोच लूँगा ज़रूर, या फिलहाल जिस वजह से मैं इस दुनिया में आया हूँ उसकी शादी है। इतना कहकर राहत से दूर हो जाता है। वही राहत वंश की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, उसकी बातों के बारे में सोचने लगती है। अनजाने में उसके मुंह से अपने आप निकला, मतलब अब ऐसा तो नहीं कि तुम अपने डैड की बात कर रहे हो। बस ड्राइविंग करते हुए मुस्कराकर, हाँ तुम सही कह रही हो। वंश की बात सुनकर राहत हैरानी से चिल्लाते हुए, क्या तुम्हारे पापा, मतलब वह शादी कर रहे हैं, उनकी उम्र क्या है। और वंश राहत के ऐसे चिल्लाने से आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर, कैंडी आंखें, तुम्हारे गले में इतनी आवाज़ आती कहाँ से है। क्या पता गला दर्द नहीं करता। इतना चिल्लाने से कान दर्द करने लगते हैं। तुम्हारी यह चिल्लाने की आदत सुनकर वंश की बात पर राहत अपनी आंखें छोटी कर कर, अब तुम ऐसी न्यूज़ बताओगे तो हैरानी भरी बात तो होगी ना। वैसे भी तुम, अब तुम्हारे एक गरीब के अमीरों की चोचले, सच में उफ। वह सब छोड़ो, मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। तुमने जो कहा वह तुमने पूरा कर दिया ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राहत की बात पर वंश अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखकर, तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो या धमकी दे रही हो। वार्निंग आखिर में इसे क्या समझो कैंडी। राहत वंश की बातों को सुनकर बेफिक्री के साथ, तुम्हें जो समझना है वो समझ लो। मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली ही मेरी ज़िंदगी है, अगर उन्हें भी कुछ हुआ तो। कहते कहते राहत रुक जाती है, क्योंकि वंश उसे अपनी ठंडी आंखों से देख रहा था, जिससे राहत के चेहरे पर हल्का सा पसीना आने लगा था। वही वंश राहत के बालों को उसके कानों के पीछे करके, इससे मैं तुम्हें रिक्वेस्ट समझ रहा हूँ। अगर यह वार्निंग या धमकी होती तो अब तक तुम सोच नहीं सकते थे। वाह, हो सकता है जो तुमने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
कहते हुए वंश राहत को ठंडी आंखों से देख रहा था, जिससे राहत को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वह जैसे ही सामने देखती है तो सामने ट्रक आ जाता है, जो उनसे सिर्फ 5 कदम की दूरी पर ही था, जिसे देखकर राहत जल्दी से चिल्लाकर वंश इतना कहकर राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसे महसूस होता है कि कार स्पीड से उस ट्रक को टक्कर मार रही है, क्योंकि वह एक साइड हो चुकी थी, जिससे उसकी धड़कनें और बढ़ जाती हैं। आज वह पहली बार खुद को मौत के बेहद करीब देख रही थी। जब वह मासूमियत से कार रुकी तो अपनी आंखें धीरे से खोलती और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी वहाँ पर अपने साइड में वंश को देख रही थी, जो उसे ही अपनी शांत आंखों से देख रहा था। वह उसके बालों को उसके कानों के पीछे करके अजीब तरह से मुस्कुराते, डोंट वरी कैंडी, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती, और ना ही मैं तुम्हें किसी खुद से अलग करूँगा। अगर तुम्हें मरना भी होगा तो हम दोनों एक साथ मरेंगे। तुम कभी मेरा पीछा नहीं छूट सकता, तुमसे ऐसा सोच लो। कहते हुए वंश बिना देर किए राहत की गर्दन को पीछे से पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसके ओंठों पर अपने ओंठ रखकर उसे स्ट्रगल करने लगता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, उसके हाथों की मुट्ठियां बांध लेती है। वही वंश अपनी गर्म सांसें राहत के चेहरे पर छोड़ रहा है, जिससे राहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। यह सिर्फ कुछ सेकंड का था। वंश यहाँ से दूर होकर राहत के चेहरे की तरफ देखने लगता है, जिससे की आंखें बंद हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से हल्का रेड हो गया है। वंश राहत के रेड चेक को पिंच करते हुए मुस्कुराते, अभी के लिए इतना बाकी, हम रात को कंटिन्यू कर सकते हैं। कहते हुए वंश राहत से दूर होकर कार चलाने लगता है। वही राहत भी अपनी आंखें खोल लेती है। अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचकर उसके चीक वार्निंग रेड होने लगते हैं। वह विंडो के बाहर देखने लगती है, जिससे वंश उसका चेहरा न देखे। कुछ ही देर बाद एक बड़े से विला के अंदर वह गाड़ी रुक जाती है। वही राहत तो सिर्फ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस विला को देख ही रही थी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत और बहुत ही आलीशान था, जैसे राजा महाराजा का टाइप का। और उसे तो ऐसा भी लगा सिर्फ न्यूज़ या टीवी में ही उसने देखा होगा, या लाइफ में पहली बार देख रही थी, जिसकी वजह से वह और भी हैरान हो जाती है। वही वंश राहत की नीली आंखों में एक्साइटमेंट साफ साफ देख रहा था। वह अपना सर अपने हाथों में पकड़कर राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते, और डोंट वरी कैंडी, मैं हमारे लिए भी इससे अच्छा बड़ा बेला खरीदूंगा, वह भी तुम्हारी पसंद का। राहत जो बिल्ला को देख ही रही थी, जैसे ही वंश की बात सुनी तो वह उसकी तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाकर, मुझे बस यह विला पसंद है, मुझे यहाँ पर रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी छोटे घर में जितना सुकून मिलता है उतना शायद इस बड़े से विला में मिलता नहीं होगा। वंश राहत की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए पर कुछ नहीं कहता है, अपनी साइड से उतरकर दूसरी साइड में आकर राहत की साइड का दरवाज़ा खोल देता है। साथ ही साथ अपना एक हाथ राहत के सामने कर देता है, जिससे न चाहते हुए भी राहत को वंश का हाथ पकड़ना पड़ता है। वह जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि बहुत सारे लोग उनको ही देख रहे थे। वह वहाँ खड़ी लड़कियाँ तो वंश को अपनी हवस भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि वह साफ साफ उन लड़कियों का वंश देखना, साथ ही साथ अजीब तरह से मुंह बनाना, जिसे देखकर तो समझ ही चुकी थी इन लड़कियों के इरादे में वंश के लिए सही नहीं था। तभी वंश राहत का हाथ पकड़कर विला के अंदर ले जाने लगता है। हर कोई उन्हें ही देख रहा था, क्योंकि दोनों ही परफेक्ट कपल लग रहे थे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उन दोनों के ड्रेसिंग सेम भी थे। वह दोनों और भी खूबसूरत लग रहे थे। वही राहत जैसे ही अंदर की ओर जा रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे डर भी लग रहा था। वह वंश के हाथ पकड़ने से उसे थोड़ी सी राहत भी तो मिल रही थी। दोनों ही हॉल में आ जाते हैं तो देखते हैं पूरा हॉल सजाया हुआ है। वह सिर्फ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके यह सब देख रही थी। हर तरफ भीड़ भाड़, लोगों का आना जाना, चहल पहल, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उसके साथ उसकी वाइफली
जिसने महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए थे। राहत कभी उन औरतों को देखती है और उन लड़कियों को, फिर अब खुद को देखती है। उसने पहना हुआ बहुत खूबसूरत था, पर उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है उन लोगों के सामने खड़े होने से, क्योंकि वह उससे स्टेटस से मैच नहीं करती थी। यही सोचकर राहत को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। राहत की अनकंफर्टेबल फीलिंग को वंश साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वह उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचकर उसके बालों को उसके कानों के पीछे करके उसके कान में, कैंडी, तुम अनकंफर्टेबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। या लोग तुम्हारे स्टेटस से नीचे के हैं, उनकी इतनी सी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे स्टेटस से कंपैरिजन करें। तुम्हारा स्टेटस इन सभी से बहुत बड़ा है, तो अपना स्टेटस नीचे है इस यहाँ सोचो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। कहते हुए वंश राहत की गर्दन पर हल्का सा लिंक कर देता है और मुस्कुराने लगता है। वही राहत वंश की आंखों में देखती है। वह कुछ समझ नहीं पाती है। वह सामने की ओर देखने लगती है। तभी उससे दो लोग आते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ उसके पीछे भी उसे कोई नज़र नहीं आता है, पर जो दो लोग सामने आ रहे थे उनमें से एक का चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था, जैसे वह उससे मिली हो। वह उसे देखकर याद करने लगती है। उसने कहा, कहीं देखा है। वही वंश सामने आते हुए दो शख्स को देखकर एक गहरी सांस लेता है और अपनी नज़रें फेर लेता है। तभी वह दोनों शख्स वंश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। वह दोनों और कोई नहीं, संयम और केविन है। संयम गौर से वंश को देख रहा था। वह उसके पास जाकर जैसे ही उसे गले लगाने वाला था, वैसे ही वंश उसे हाथ खींचते हुए, ब्रो, आई डोंट लाइक दिस। संयम जो वंश को गले लगाने वाला था, वह रुक जाता है। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, छोटे, बहुत सालों बाद मिल रहे हो, क्या तुम अब मुझे गले भी लगाने नहीं दे सकते? वंश संयम की बात सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराते हो। सच में आपको पता चल रहा है कि हम बहुत सालों से मिल रहे हैं? वैसे इतने सालों के बाद हम मिल क्यों रहे हैं? इसकी वजह क्या है? या तो आपको पता होनी चाहिए ना ब्रो। वही राहत एक साइड खड़ी होकर यह सब देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि वहाँ ना हो, सामने जो दो लड़के खड़े हैं वह वंश के भाई हैं। वह स्वयं को देखकर कुछ सोचने लगती है। तभी उसे याद आ जाता है कि संयम की न्यूज़ उसने देखी थी, न्यूज़पेपर में देखी थी। शायद उसे यह पॉलिटिक्स में है। यही सोचकर वह गौर से संयम को देख रही थी, जैसे वह जो सोच रही है वह सही ही है। वही संयम की नज़र वंश से हटकर राहत की तरफ चली जाती है। वह गौर से देखता है। उसकी नीली आंखों में उसे बहुत ही मासूम सी दिखती है। उसकी नीली आंखों को देखकर कुछ सोचने लगता है। उन आंखों में उसे किसी की छवि नज़र आती है, जिसे याद करके संयम अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर देता है। वही संयम के ऐसे देखने से राहत को बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है। वह उसकी तरफ अजीब सा तरफ मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे करके, हेलो प्रेसिडेंट। यह सुनते ही संयम अपने सेंस को लगाता है। वह राहत की तरफ देखकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। फिर जैसे ही राहत हाथ पकड़ने वाला था, उससे पहले ही वंश राहत के हाथों को कस के पकड़कर उससे पीछे करके उसकी आंखें टेढ़ी छोटी करके राहत को देखने लगता है, जिससे राहत एक मासूम बिल्ली की तरह अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। वही संयम उसके हाथ को देखता है तो तभी राहत के हाथ में जो वंश मेकअप को पकड़ा हुआ था, उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर वंश की तरफ देखकर अपनी आवाज़ में, छोटे, मुझे लगा नहीं कि तू कभी किसी लड़की के साथ मुझे मिलेगा। आई एम सरप्राइज। मुझे लग रहा है कि पापा की शादी के बाद
तुम्हारी भी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। वंश संयम के बाहर अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, ब्रो मेरी शादी के बारे में आप कितना टेंशन मत लो, मैं अपनी शादी के बारे में सोचने के लिए कंफर्टेबल हूँ। मुझे पता है मेरी शादी कब और कहाँ होनी है। वैसे आपको नहीं लगता है कि आपको अपनी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए? वैसे उड़ती उड़ती खबर आई थी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी। यह सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है, पर कर भी क्या सकता था। वंश की बातों का यूं कहना उसका ताना सुनकर संयम के हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं। वंश ने संयम को जख्म पर मलहम लगाने की जगह नमक तो डाल दिया था, तो जलने लगा तो जरूरी। वही रात अपनी आंखों से हैरान होकर बड़ी बड़ी करके वंश को देख रही थी, फिर संयम को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन भाइयों के बीच रिलेशन कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से वह कुछ कहती नहीं है, बस उन सभी की बातें सुन लेती है। सही में अपने चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन लाकर, छोटे तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मेरी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो? वंश संयम किस बात पर? अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए, यही तो मैं कहूँ ब्रो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी लाइफ के बारे में कोई बात करे। और वैसे भी चार दीवारी के अंदर हमारा रिश्ता क्या है, या आपसे छुपा तो नहीं है? या सुनते ही संयम का चेहरा ठंडा हो जाता है। वही गहरी सांस लेकर, छोटे मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। संयम के चेहरे से को देखकर वंश कुछ सोचने लगता है, पर अपना सिर हाँ में हिलाकर राहत को देखता है जो उसे ही देख रही थी। तभी केविन वंश की तरफ देखकर, डोंट वरी छोटे, मैं यहाँ पर हूँ कंपनी देने के लिए। यह सुनते हुए वंश अपनी गर्दन केविन की तरफ मोड़ देता है और अपनी गर्दन टेढ़ी करके सर्द आंखें से केविन को देखकर बड़ी अजीब मुस्कुराहट में, अगेन आई वार्न यू, डोंट एवर फक with my private life or else you know who I am, कहते हुए वंश वार्निंग भरी आंखों से केविन को देखने लगता है, जिससे केविन के चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। तभी केविन के पीछे से धारा आ जाती है। धारा जब संयम को देखती है तो मुस्कुराते हुए, भाई आप आ गए, कैसे हो? कहते कहते धारा संयम के सामने खड़ी हो जाती है। वही संयम उसके बालों को सहलाते हुए बड़े प्यार से, मैं ठीक हूँ धारा, तुम कैसी हो? धारा मुस्कुराते हैं, भाई मैं भी ठीक हूँ। तभी संयम को सोचते हुए राहत की तरफ देखकर धारा से, धारा एक काम करो, तुम इसे लेकर चलो, यहाँ पर अकेली है क्योंकि मैं छोटे को अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह सुनते ही धारा राहत को देखती है जो बड़ी मासूमियत से उसे देख रही थी। वही वंश राहत को देखने लगता है जो कभी उसे देख रही थी और कभी धारा को। वही वंश को देखकर संयम शांत आवाज में, अभी इसे तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना छोटे, वैसे भी धारा एक लड़की हुई। संयम की बात पर वंश राहत के बालों को सहला लेते हुए उसके गालों को प्यार से छूकर, कैंडी बस कुछ वक्त, उसके बाद मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, कहते हुए बड़े प्यार से राहत के लिप्स को छूकर वहाँ से संयम के साथ जाने लगता है। वही राहत सिर्फ अपनी आंखें बड़ी करके वंश को जाते हुए देख रही थी। उसका पूरा चेहरा वो वार्निंग हो रहा था। वह अपने दोनों हाथों से अपने गालों को सहलाने लगती है। उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। वही धारा राहत कैसे रिएक्शन को देखकर मुस्करा देती है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर, वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, यह दूसरी मुलाकात है और मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता है। वैसे मेरा नाम धारा है। राहत धारा की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, मेरा नाम राहत है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। धारा खुद से अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलकर, कहते हुए राहत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, वैसे तुम मेरे छोटे देवर को कैसे जानती हो और तुम्हारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, या तो मुझे पता होना चाहिए। कि सुनते ही राहत अपने हक और रानी से बड़ी बड़ी बातें करती है, फिर अपने मन में लव स्टोरी मिस्टर केपी से, जिससे मेरे फोर्सली रिलेशन रखा है, कहाँ से हम दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। राहत यही सब सोच ही रही थी, तभी धारा उसके कंधे को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए, तुम यही सोच रही होगी ना कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो फिर मेरा देवर कैसे हुआ? तो मैं तुम्हें बता दूं, केविन के साथ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, बस शादी नेक्स्ट ईयर होने वाली है। मेरा
अब यहाँ लास्ट है, लास्ट ईयर ख़त्म होने के बाद हम दोनों शादी करने वाले हैं। राहत धारा की बात को पर मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। वह कैसे धारा को बता सकती थी कि वो क्या क्या सोच रही है। ऐसे ही बात करने में लग जाती है। देखते देखते दोनों में बॉन्डिंग भी अच्छी होने लगती है। दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। राहत को भी अब वो कंफर्टेबल फील होने लगा था, क्योंकि धारा चाहे कितनी ही बड़ी फैमिली से बिलोंग कर रही थी, पर उसके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं था। सॉफ्ट एंड प्योर हार्ट था, जिसकी वजह से राहत को भी उसके साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की जो सभी का वेलकम कर रही थी। लड़की दिखने में खूबसूरत थी, चेहरे से बेहद मासूम दिख रही थी। तभी कुछ लड़कियां वहां पर आकर के उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराते हुए, क्या बात है, आज मैं स्टाफ पर यहाँ पर। लड़की की बात सुनकर उसी के एक साइड में खड़ा दूसरी लड़की, जिसके चेहरे पर घमंड साफ साफ दिख रहा था, वो मुस्कुराते हुए, क्या कर सकते हैं, यह लोअर स्टेटस वाले लोग चाहे जितनी भी पढ़ाई में आगे हों, पर रहेंगे तो लोअर स्टेटस। मिस टॉपर, पहली वाली लड़की उस लड़की के हाथों में जो फ्लावर थे उसे अपने हाथों में लेकर उसके मुंह पर मारकर जोर जोर से हंसते हुए, ऐसे काम तुम पर बहुत अच्छे सूट करते हैं, ऐसे काम के लिए तुम बनी हो। अगर मेरे यहाँ पर कोई जॉब वैकेंसी होगी ना, तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। दूसरी वाली लड़की उस लड़की को देख ही रही थी। इससे कपड़े कैसे पहने हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि लड़कियों को रिझाने के लिए मैडम यहाँ पर आई हैं। लड़कों को रिझाने के लिए मैडम यहाँ पर आई हैं। अब देखो, इनके पास इतना स्टेटस तो है नहीं, ना ही पैसा। इसकी वजह से बड़े घर के लड़कों को या मैडम फंसाने के लिए आई हैं। वो लड़की जो बेहद शांत और मासूम थी, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह चाह कर भी उन दोनों लड़कियों को कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो हो रहा था, अगर गलती से उसने कुछ बोल दिया तो उसे पता था कि उसे काम से निकाल दिया जाएगा। पैसे मिलने तो दूर, सीधा उसे बाहर ही निकाल दिया जाए। इसकी वजह से वह सर झुकाए हुए सारी लड़कियों की बात सुन रही थी। तभी उन दोनों के कान में पीछे से एक आवाज़ आई, ओह रियली, जो काम करके पैसे कमाता है वह लड़कों को फंसाने के लिए आता है, और जो रियली कपड़े पहनते हैं, पहनकर चेहरे पर मेकअप के नाम पर पूरा किट लगाकर यहाँ पर आते हैं, बाप के पैसे पर उड़ने वाले, ज़्यादा खुद की कमाई करने वाले लोगों से बहुत कम मिलते हैं मिस। जैसे ही दोनों की यह बात सुनते हैं, उसे गुस्से से पीछे मुड़कर देखने लगती है, तो वहाँ पर राहत उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ जाती है। उन दोनों लड़कियाँ राहत को ऊपर से नीचे तक देखकर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, यू बिच, यू नो हु आई एम। राहत उन लड़की के सामने आकर ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराते हुए, क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम कौन हो? ओह माय गॉड, कैसे कैसे लोग भेज देते हो इस दुनिया में, जिन्हें ये भी नहीं पता कि वह लोग कौन हैं। यह सुनते हुए लड़की उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखकर, तुम्हें नहीं पता है कि तुम किस से उलझ रही हो? मैं राठौर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तुम जानती हो राठौर फैमिली क्या है? तुम्हें 20 सड़क पर ला सकती है, ऐसा बोलते हैं। आगे की कहानी को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट एपिसोड 9 जब हम अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्या होगा राहत के साथ, वंश शादी में क्या करेगा, ये सारी चीज़ें हम आगे बताएंगे आपको।